नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की जो लाखों लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की। तो सवाल ये उठता है कि मानवाधिकार जैसा बड़ा आइडिया किसी एक देश में असल में लागू कैसे होता है। चलिए, इसी सवाल का एक बहुत मजबूत जवाब देखते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुआ। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये रीजनल ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। फिर यूरोपियन कन्वेंशन को जानेंगे, कौन कौन से अधिकार इसमें शामिल हैं ये भी देखेंगे। और हाँ, पहले इसे लागू करने का सिस्टम क्या था, और फिर प्रोटोकॉल 11 से इसमें क्या बड़ा बदलाव आया, इस पर भी बात करेंगे। तो यूरोपियन कन्वेंशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्षेत्रीय मानवाधिकार प्रणाली होती क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का सिस्टम है, मतलब कोई संधि या कन्वेंशन जो किसी खास जियोग्राफिकल एरिया में मानवाधिकारों की रक्षा करता है। इसका काम है बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लोकल लेवल पर लागू करना। और देखिए, दुनिया में ऐसी 3 बड़ी सिस्टम्स आज मौजूद हैं: यूरोपियन, इंटर अमेरिकन और अफ्रीकन सिस्टम। लेकिन आज हमारा फोकस पूरी तरह से यूरोपियन मॉडल पर रहेगा। तो अब आते हैं सीधे यूरोपियन कन्वेंशन पर। इसका पूरा और ऑफिशियल नाम है कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। अब ये करता क्या है? ये काउंसिल ऑफ यूरोप के सदस्य देशों में रहने वाले लोगों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा करता है। मतलब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिद्धांत थे, उनको ये एक बाइंडिंग कानून, यानी एक ऐसा कानून जिसे मानना ही पड़ेगा, उसमें बदल देता है। और ये रातों रात नहीं हुआ, इसके बनने में कई साल लगे। इसकी प्रेरणा 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से मिली। फिर 1950 में रोम में इस पर साइन हुए। 1953 में ये लागू हुआ और 1959 तक यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि काउंसिल ऑफ यूरोप के 47 सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन पर साइन किए हैं। मतलब पूरे कॉन्टिनेंट के 47 देश इसके दायरे में आते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, ये कन्वेंशन आखिर कौन कौन से अधिकारों की गारंटी देता है? इसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार शामिल हैं, जैसे जीने का अधिकार, टॉर्चर से आज़ादी का अधिकार, किसी भी केस में फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, गुलामी या जबरदस्ती काम करवाने से आज़ादी, अपनी बात कहने और सोचने की आज़ादी, और हाँ, शिक्षा का अधिकार, शादी करने और परिवार बसाने का अधिकार भी इसमें शामिल है। और एक बहुत जरूरी बात, ये मृत्युदंड को भी खत्म करता है। अब ये तो हो गए अधिकार, लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि शुरुआत में इन अधिकारों को लागू करने का सिस्टम कैसा था। और ये काफी कॉम्प्लेक्स था। देखिए, शुरुआती सिस्टम में 3 अलग अलग बॉडीज थीं। एक था यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दूसरा था यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और तीसरा था कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रोसेस कुछ ऐसा था। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, एनजीओ या देश अपनी शिकायत कमीशन के पास लेकर जाता था। फिर कमीशन उस केस को देखता था, ये तय करता था कि केस सुनने लायक है भी या नहीं, और कोशिश करता था कि आपस में ही कोई समझौता हो जाए। अगर बात नहीं बनती तो कमीशन उस केस को या तो कोर्ट के पास भेजता था या फिर कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स के पास एक फाइनल और बाइंडिंग फैसले के लिए। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिस्टम काफी घुमावदार था, लेकिन फिर आया एक बड़ा सुधार, एक सिंगल अपडेट जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था प्रोटोकॉल 11। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो आप यहाँ देख सकते हैं। पहले जहाँ 3 बॉडीज थीं, कमीशन, कोर्ट, कमिटी, अब उसकी जगह सिर्फ एक जुडिशियल बॉडी रह गई। पहले कोर्ट पार्ट टाइम था, अब वो फुल टाइम और परमानेंट हो गया। सबसे बड़ा फर्क ये था कि पहले कमीशन सारे केस फिल्टर करता था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति सीधे कोर्ट जा सकता था। मतलब एक जटिल प्रोसेस की जगह अब एक सीधा सादा डायरेक्ट टू कोर्ट प्रोसेस आ गया था। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि प्रोटोकॉल 11 ने कमीशन को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक सिंगल फुल टाइम परमानेंट यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया। और सबसे जरूरी बात, इसने आम लोगों को ये ताकत दी कि वो अपने मामले सीधे कोर्ट में ले जा सकें। तो यूरोप में इस मॉडल की सफलता को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी परमानेंट कोर्ट जहां कोई भी व्यक्ति सीधे न्याय के लिए जा सकता है। क्या यही मॉडल पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा का भविष्य हो सकता है?